हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो कभी बंद नहीं होगा। आप सबको पता है दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर आप करते हैं इसका काम तो इसमें कभी नहीं आता विराम, क्योंकि ये तीन चीजें हमारी बेसिक नेसेसिटी हैं और ये सबको चाहिए। भैया, कपड़े के बिजनेस में ट्रेंड बदल सकता है, लेकिन कपड़े पहनना कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। और जब ट्रेंड ऑफ ट्रेंड कपड़ों को भी आप डिस्काउंट में, ऑफर्स में बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये एक ऐसे स्टॉक होता है जो कभी खराब नहीं होता, कभी नहीं सड़ता, कभी निकलता। सो कपड़े का बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले जो लोग कपड़े का बिजनेस करते थे, आज के टाइम में कपड़े के बिजनेस में बहुत बदलाव आ चुके हैं और आपको समय के साथ, ट्रेंड के साथ बहुत कुछ बदलना पड़ता है, तभी आप इस बिजनेस में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मॉल के पास कपड़े का बिजनेस शुरू करा, एक दुकान खोली और 6 से 7 महीने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, घसीट के बिजनेस को चलाया, अपने पैसे पे बिजनेस को चलाया, फिर भी वो बिजनेस को नहीं चला पाया। क्या कारण थे, क्यों बंद हुआ, इन सब के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में कपड़े के बिजनेस की जो भी गलतियां होती हैं वो सारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अब आज की डेट में अगर आप कोई अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस की तलाश में हैं और इस वीडियो तक आ गए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप कपड़े के बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीका, सही सप्लायर, सही स्टॉक और कैसे इस बिजनेस को करना है, क्या प्रो टिप्स हैं, ये सब मालूम होनी चाहिए। क्योंकि आप सबने आराम से देखा होगा, कपड़े का बिजनेस जितना बड़ा है उतना ही कंपटीशन है इस बिजनेस में। आप अपने लोकल मार्केट में निकल के देखो, बहुत सारी दुकानें आपको कपड़े की मिल जाएंगी। तो कपड़े की डिमांड जितनी है उतनी ज्यादा यहां पर शॉप्स भी मिल जाएंगी। तो जितनी शॉप्स अवेलेबल हैं, उन दुकानों से कुछ हटकर आपको करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तभी उनके कस्टमर्स आप तक पहुंचेंगे और आपकी दुकान की सेल भी बढ़ पाएगी। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सारे बिजनेस मॉडल को समझ पाएं। और अगर आपको ये बिजनेस पसंद आता है सो डेफिनेटली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलते हैं फटाफट आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और कपड़े के बिजनेस के बारे में सारी जानकारी आपको दूं, उससे पहले एक जरूरी बात कर लेते हैं। देखो, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और वीडियोस को देखने के बाद उसमें कमेंट सेक्शन में बार बार लिखते हैं कि भैया मैं कोई पार्ट टाइम काम करना चाहता हूं, मैं अपनी जॉब के साथ कोई काम करना चाहता हूं, मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूं जिसको बाद में मैं फुल टाइम कर लूं, लेकिन पहले मैं उसको टेम्परेरी बेसिस पे करना चाहता हूं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आप चाहे ऑफिस में जाते हैं, चाहे आप कोई और काम करते हैं, कपड़े के बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। देखो, हर सिटी में एक मार्केट लगता है, कभी कहीं किसी सिटी में बृहस्पति मार्केट लगता है, किसी सिटी में रविवार मार्केट लगता है, संडे मार्केट, थर्सडे मार्केट, ऐसे मार्केट आपकी सिटी में लगता होगा। जिस दिन दुकानें तो बंद होती हैं, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स जो रोड के किनारे स्टॉल लगाते हैं, वो लोग उस दिन मार्केट में आते हैं। सो ऐसे में मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जिनकी दुकानें हैं ना, कपड़े की शॉप्स है ना, वो लोग भी अपनी गाड़ी में कपड़े को लेकर जाते हैं और संडे मार्केट में चारपाई लगाकर, टेबल लगाकर बेचते हैं। तो अगर इस काम में सेल नहीं होती, अगर इस छोटे से काम में प्रॉफिट नहीं होता और कस्टमर नहीं आते, तो ये काम दुकान वाले लोग नहीं करते। मैं ऐसे बहुत सारे दुकान वालों को जानता हूं जिनके पास स्विफ्ट डिजायर, अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेकर आते हैं और बृहस्पति मार्केट में लगाते हैं अपना स्टॉक और आराम से वो सेल करते हैं। सो दुकान होने के बावजूद भी वो स्टॉल लगाते हैं, कपड़ा संडे मार्केट में, बृहस्पति मार्केट में बेचते हैं। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में नए हैं सो आप सिर्फ 2-3 कैटेगरीज को पकड़ो। आप गर्मियों के सिर्फ लोअर टी शर्ट पकड़ लो, किलो के भाव में मिलते हैं भाई, आपको 30-30 रुपए की टी शर्ट, 40-40 रुपए की टी शर्ट मिल जाएगी, जो कि आप 150 रुपए की आराम से बेच सकते हो। देखो, मार्केट में, इंडियन मार्केट में कंपटीशन बहुत है कपड़े के, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं कुछ कैटेगरी की, तो सबसे ज्यादा जो कैटेगरी बिकती है वो सस्ते कपड़ों का है। ब्रांडेड कपड़े तो बिकते ही बिकते हैं, उसका एक अलग कस्टमर बेस है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे कि आपको दुकान लेकर कैसे काम करना है बड़े लेवल पे। बट मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जब आप दुकान रोड पे लगा रहे हो तो आप ये सोचो कि जो आपके पास कस्टमर आने वाले हैं वो नॉर्मल कस्टमर आने वाले हैं। सो वहां पर अगर आप 2000 की टी शर्ट बेचोगे तो वो नहीं बिकेगी। तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है आपको। आप गर्मियों का अगर स्टॉक लेने वाले हैं, क्योंकि गर्मी आने वाली है, सो आप सिर्फ लोअर टी शर्ट ले लो। आपने 3 टेबल लगाने हैं ऐसे करके, और अपनी स्कूटी से भी आप माल ले जा सकते हो। 3 टेबल लगाए आपने और संडे मार्केट में बेच दिया। देखो, संडे वाले दिन हो सकता है कि आपके ऑफिस की छुट्टी हो, आप कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों को काम तो करना है पार्ट टाइम, लेकिन उनको घर पे बैठना है, आराम का काम चाहिए। तो
तो भैया अगर आपको पैसा कमाना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, पहले आपको स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट की बातें आगे आती हैं जब आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे आ जाता है, जब आपने काम करने वाले लड़के रख लिए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। सो अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं और आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग्स करना चाहते हैं, नौकरी के बाद आपके पास कुछ टाइम बचता है, तो फिर आप पार्ट टाइम में ये बृहस्पति मार्केट में जाकर या संडे मार्केट में जाकर कोई भी कपड़े का स्टॉक लगा सकते हैं और बेचना शुरू कर सकते हैं। कस्टमर से इंटरेक्ट करके कस्टमर के बिहेवियर को जान सकते हैं, कैसे लोग आपके एरिया में आते हैं। ये सब कुछ आप जब जान लेंगे उसके बाद आप दुकान खोल सकते हैं, फुल्ली कॉन्फिडेंट होने के बाद। अब आपने सीधा 10-15 लाख रुपए दुकान पे लगा दिए और कस्टमर नहीं आ रहे, सो आप परेशान हो जाएंगे। अब वीडियो में आगे बढ़कर हम दुकान लेकर कैसे इस बिजनेस को अच्छे लेवल पे करना है उस पे बात करें। एक चीज मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कपड़े का बिजनेस दुकान लेकर करते हैं तो दुकान का पूरा फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए कि दुकान किस तरीके से डिजाइन होनी है, डिस्प्ले रैक कैसे लगने हैं, फ्रंट काउंटर कैसा होने वाला है और आपका ट्रायल रूम कहां पर होने वाला है। और अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं और आप एक दर्जी भी बिठा रहे हैं जो फिटिंग करेगा क्लॉथ्स की, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीजें होती हैं कपड़े के बिजनेस में। अब कपड़े के बिजनेस में कुछ एक दुकानें ऐसी होती है जहां पर ट्रायल रूम ही नहीं होता। 10 में से 6 दुकानें ऐसी आपको मिलेंगी जहां ट्रायल रूम नहीं है। आप कस्टमर जा रहा है, कपड़े खरीद रहा है, घर पर जाएगा, ट्राई करेगा, पसंद नहीं आएंगे, वापस करेगा, फिटिंग नहीं आएगी, वापस करेगा। आप भी परेशान होंगे, आपका कस्टमर भी परेशान होगा और लॉन्ग टाइम में ये प्रॉब्लम आपको बहुत दिक्कत देगी। सो आपकी छोटी सी दुकान है ना, तब भी आप एक छोटा सा ट्रायल रूम बना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। कस्टमर को खड़े होकर बस कपड़े पहनने, सामने मिरर लगाए, वो देख लेगा, फिटिंग प्रॉपर आएगी, एक बार में खरीद के जाएगा। आपके पास रिप्लेसमेंट के लिए, कपड़े को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए लोग नहीं आएंगे और आपकी इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और ये आगे चल के बहुत दिक्कत देती है जब आपका बिजनेस बड़ा होता है। लोग कपड़े ले लेकर जा रहे हैं और रोज आए दिन आपके पास 10 कस्टमर तो कपड़े बदलने वाले आ रहे हैं। सो इसमें आप परेशान होने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा ट्रायल रूम करें और ट्रायल रूम बनाने के बाद कस्टमर वहां पर फिटिंग अपनी चेक करने के बाद खरीदता है। इसके अलावा 10 में से 8 दुकानें ऐसी होती हैं जो फिटिंग नहीं देती हैं। अब इंडिया में कोई लोग मोटे हैं, कोई पतले हैं, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, बट जो बेसिक साइजेस आते हैं ना, जीन्स की बात करें या हम टी शर्ट्स की बात करें, वो एक्चुअल में एक ही साइज आता है रेडीमेड्स का। सो जो 32 कमर की जो जीन्स आती है वो हो सकता है कुछ लोगों को टाइट आए, कुछ लोगों को वो लॉन्ग आए, हाइट में जो कम है उनको लंबी आएगी। सो अल्टर करवाने के लिए उनको अलग अलग दुकानों में घूमना पड़ता है। आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। जो कस्टमर आपके पास एक बार आ गया वो बस अपने सारे कपड़े विद फिटिंग के साथ में लेकर आपकी दुकान से चला जाए। आप उसको ऐसे सर्विस दे देंगे ताकि वो बार बार आपके पास आए। उसको कहीं और जाकर भी फिटिंग करवानी है, अपनी जीन्स शॉर्ट करवानी है, सो वो फैसिलिटी आप उसको वहीं पर दे दो अपनी दुकान में ही। या फिर आप अगर अपनी दुकान में नहीं दे सकते तो आप ऐसे दर्जी रख लो जो वो काम कर दें। सो आप उनसे टाइप करके भी ये काम करवा सकते हो, बट एटलीस्ट कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर दो। तो इससे कस्टमर का काम आसान होगा और उसको आपकी दुकान की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो मेंस एसेसरीज का काम भी कर लो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो शर्ट एंड जीन्स के साथ में लोग पसंद करते हैं खरीदना और उनको खरीदनी होती है, तो उसके लिए वो किसी और दुकान में जाकर पैसा देंगे। उससे बेहतर आप अपनी दुकान में रख लो। बेल्ट हो गई, पर्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, कैप्स हो गई, मुफलर्स हो गए, बहुत सारी चीजें। तो ऐसी जो मेंस एसेसरीज की चीजें वो जरूर रख लो क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट्स हैं आपके कपड़े के बिजनेस के साथ में, वो भी बिकने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप कपड़े के बिजनेस को दुकान लेकर कर रहे हैं तो दुकान में इंटीरियर, एक्सटीरियर, डिस्प्ले काउंटर, फर्नीचर, लाइटनिंग, ये कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इन पे आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं जो दिखता है वो बिकता है। सो ये मत सोचो कि इसमें मैं पैसा बचा लेता हूं, फर्नीचर में बेकार सा लगा लेता हूं, लाइटनिंग पे ज्यादा काम नहीं करवाता हूं, बाहर की डिस्प्ले या बाहर का जो लेआउट है उसको ऐसे ही रहने देता हूं, तो यहां पर आपके पास कस्टमर कभी नहीं आने वाले हैं। उसके पास ऑलरेडी कुछ मॉडर्न दुकानों का ऑप्शन है तो वो वहां जाना पसंद करेगा। आपके दुकान के अंदर कितने अच्छे कपड़े हैं वो तो कस्टमर जब अंदर आएगा तब उसको मालूम पड़ेगा, बट बाहर से अगर आपकी दुकान बहुत अच्छी दिख रही है वो मौका उसको तब मिलेगा कि कस्टमर आपके पास आएगा। बाहर से ही आपकी दुकान में वो बात नहीं है कि कस्टमर को वो अट्रैक्ट करके दुकान के अंदर आने पर मजबूर करे, सो कस्टमर बाहर से चले जाएंगे। अंदर आपने कितना अच्छा स्टॉक रखा है वो अलग बात है। तो इसलिए जितना अच्छा आपका स्टॉक है, जितना अच्छा शॉप का इंटीरियर है, उतना ही अच्छा शॉप का एक्सटीरियर होना चाहिए, आउटर एरिया होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अब उन्होंने सुन लिया कहीं से, सुनते सुनते उड़ती उड़ती उनके पास खबर आ गई कि भैया सूरत में कपड़े का बहुत अच्छा काम है, दिल्ली में कपड़े का बहुत अच्छी दुकानें हैं, तो वो लोग का परसेप्शन बन जाएगा कि बस आंख बंद करके सूरत चले जाओ, ट्रेन टिकट कराओ सूरत चले जाओ, फ्लाइट बुक करो सूरत चले जाओ, या वो सीधा क्या करेंगे दिल्ली चले जाएंगे और अपने लोकल में घूमेंगे ही नहीं।
आपके लोकल एरिया में भी बहुत सारे ऐसे होलसेलर्स हैं जो फैक्ट्री से माल उठाते हैं और अपनी सिटी में बांटते हैं। सो अगर आपको वो मिल जाता है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, आपका 2-3 दिन परेशान होना बचेगा और आपके पास इजीली माल मिल जाएगा, सेम डे आपको माल मिल जाएगा। सो अपना होलसेल मार्केट जरूर ढूंढ लो। अगर वहां पर होलसेल कपड़े की कोई अच्छी दुकान है, बड़ी दुकान है जहां पर आपको सही स्टॉक मिल रहा है और बहुत ज्यादा पैसे में फर्क नहीं है, तो लोकल से लो, क्योंकि माल आप बदल सकते हो। कोई माल खराब निकल गया तो आप चेंज कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो उसको। और अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से लेते हो तो फिर ये सारी दिक्कतें आपको हमेशा फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में आपको बहुत सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी जगह से हो जहां पर लोकल मार्केट नहीं है और लोकली आपको कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आपको चुपचाप चले जाना है दिल्ली। दिल्ली गढ़ है, सूरत गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहो तो आपकी इच्छा है, आप वहां भी घूम सकते हो। तो किसी भी बिजनेस में पास होने से पहले के ये इम्तिहान होते हैं, तो ये परीक्षाएं तो आपको देनी पड़ेंगी। आप सूरत चले जाओ, 7-8 दिन वहां पर रहो, पूरा मार्केट घूमो, कपड़े के हर एक दुकान वाले से बात करो, कपड़े की फैक्ट्रियां भी वहां आपको मिल जाएंगी, उनसे मिलो, उनसे बात करो और साथ ही में दिल्ली में भी घूम लो और कंपेयर कर लो कि कहां पर आपको सस्ता माल मिल रहा है और उसके बाद आप उस सप्लायर से माल खरीद सकते हो। एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर आप जीन्स और टी शर्ट में ही काम कर रहे हो ना, तब भी आप कम से कम 2 सप्लायर से माल लो। एक के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, और एक के ऊपर डिपेंडेंट होने से आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। उसने आपके बीच में कोई अनबन आई, आपका धंधा खराब होने लगेगा। तो अगर आपका 2 सप्लायर है तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा और दोनों से आप कंपेयर भी कर सकते हो किसकी क्वालिटी अच्छी है, और जो बेकार माल दे रहा है उसको आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा सप्लायर से ये चीज भी क्लियर कर लो कि ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं आउट ऑफ सिटी के लिए। मान लो आप पंजाब साइड से हो और आप दिल्ली से ले रहे हो कपड़े, तो उनसे पूछो ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहता है। बहुत सारे दिल्ली में ऐसे सप्लायर हैं जिनके पास स्टाफ रहता है और वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, उनके कार्टन पैक हो रहे हैं और अलग अलग सिटीज में वो कोरियर करवा देते हैं। सो कोरियर में ऐसा नहीं कि वो प्राइवेट कोरियर कंपनी से कोरियर करवा दें और कपड़े का धंधा क्या करोगे आप, फिर तो आपके कपड़े का प्राइस ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कोरियर कंपनी से जो भी माल आपका आएगा वो बहुत महंगा आएगा। सो कोरियर किस तरीके से करा रहे हैं, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ट्रक से करवा रहे हैं, बस से करवा रहे हैं, ये आप क्लैरिफाई कर लो। और कभी भी सप्लायर से आप ऐसा नहीं कि 1-2 मीटिंग के बाद आप ऑनलाइन ऑर्डर देने लग गए। और कभी भी कपड़े के बिजनेस में ये गलती मत करना कि आप किसी सप्लायर की दुकान पे बैठकर जाकर ये बोलो कि भैया मेरे को तो काम आता नहीं है, मैं नया धंधा खोल रहा हूं, जो अच्छा माल है वो दे दो। तो वो आपको जो उसकी दुकान का घटिया माल है, जो उसकी दुकान का पुराना माल है, जो उसकी दुकान का ना बिकने वाला स्टॉक है, वो सारा आपको दे देगा और प्यार से मीठी मीठी बातें करके आपको कहेगा कि 1 नंबर का माल मैंने आपको दिया है और ये बड़े आराम से आप बेच लोगे। और वो ऐसा माल होगा, वो डेड स्टॉक होगा जो कभी नहीं बिकेगा और आप परेशान हो जाओगे। तो ये गलती कभी मत करना। 2-3 दुकानें घूमने के बाद आप बिल्कुल इस बिजनेस में शाणे बन जाओगे। आप अगर थोड़ी सी नॉलेज रखते हो, थोड़े से आप तेज हो, तो फिर आपको बात करना आ जाएगी। सो 2-3 दुकानों में आप बड़े आराम से बैठकर जाओ, पूछो, समझो, चीजों को सीखो, कपड़े की क्वालिटी को समझो, फैब्रिक की क्वालिटी को समझो, प्राइस को समझो, और उसके बाद फिर 2-3 सप्लायर से मिलने के बाद जब आप बाकी के सप्लायर से मिलोगे और आप 2-3 क्रॉस क्वेश्चन करोगे, उन्हें पता चल जाएगा कि ये बंदे को नॉलेज है और वो आपको नहीं लूटेंगे। सो बहुत ज्यादा शार्प रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बिजनेस में एंटर करने से पहले आप होलसेल मार्केट में 3-4 दिन नहीं, हफ्ता भर घूमो, 15 दिन घूमो, समझो, कपड़े के प्राइस को समझो, बार्गेनिंग करो और उसके बाद फाइनल करो। सो ये सारी चीजें जो बहुत जरूरी हैं, आपको करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कम नॉलेज, कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो सीधा एक सप्लायर की दुकान में गए, कपड़े खरीदे और अपनी दुकान में रख दिए, फिर वो नहीं बिकते, परेशान होते हैं और वो धंधा बंद कर देते हैं। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बिजनेस करने की जल्दी में की गई गलतियां आपके बिजनेस में बहुत नुकसान आपको दे सकती हैं। सो इसलिए बिजनेस करने की कभी जल्दी मत करो, आराम से शुरू करो, पेशेंस के साथ काम करो, फुल्ली अपने माइंड के प्रेजेंस के साथ डिसीजन लो, तभी आप इस बिजनेस में बड़े आराम से सक्सीड कर जाओगे। और एक और सबसे जरूरी बात जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, आजकल दोस्तों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ज्यादा सेल कपड़ों की इंस्टाग्राम पे होती है भाई। हर कोई इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। जितना ज्यादा आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मतलब ओपन नहीं करते, जितना आप एक्टिव फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, उतना ज्यादा लोग इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। सो छोटी छोटी रील्स अगर आप बनाते हो ना, तो आपके कपड़े बहुत तेजी से बिकेंगे। आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, डिटेल डाल दिया, पैन इंडिया डिलीवरी डाल दिया आपने, और आपने कुछ ऑफर डाल दिए, कुछ डिस्काउंट डाल दिए, और अपने इंस्टाग्राम पेज पे आप डेली बेसिस पे शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हो, आपको दबा के सेल यहां पर देखने को मिलेगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जितने रीसेलिंग प्लेटफॉर्म से आपको वहां पर नहीं बेचना, वहां भी बेचो, बट इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स बनाना बहुत सिंपल है, ट्रेंडिंग है, आज की डेट में बहुत लोग कर रहे हैं। सो अगर आपकी कोई कपड़े की दुकान है और आप ये काम नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, सो आप जरूर करो।
आपकी सेल डबल होती हुई आपको दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों और छोटी छोटी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको अपनानी है। हर एक बिजनेस की कुछ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो कपड़े के बिजनेस की सबसे बड़ी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो है कि आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी क्रिएट करनी है। इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, या जो भी आप कर सकते हैं, फेसबुक पेज आप क्रिएट करो। आपको बस यहां पर लोगों को जोड़ना है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ो। इसके अलावा दोस्तों आपको डिस्काउंट चलाने हैं। साथ ही में दोस्तों स्टार्टिंग में अपने बिजनेस की आपको पैसा कमाने की तरफ ध्यान कम देना है और कस्टमर्स बनाने की तरफ ध्यान ज्यादा देना है। आप कट टू कट माल भी बेचते हो ना, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी माल बेचते हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 महीने में अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचते हो, आपके अच्छे खासे कस्टमर बन जाएंगे और उसके बाद फिर आपका काम शुरू होता है तीसरे महीने से पैसे कमाने का। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, या बहुत 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 मिनिमम प्रॉफिट के साथ आप काम कर सकते हैं। आपको अच्छा सेल देखने को मिलेगी, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आप किसी कपड़े के शोरूम में जाते हैं तो वो लोग बिलिंग के टाइम पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। वो बिलिंग के लिए जरूरी नहीं होता है, वो जरूरी होता है ताकि वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक जुड़ सके। तो आपको भी यहां पर ये करना है, आपकी चाहे छोटी सी दुकान है, आप कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर ले लो और उनको व्हाट्सएप पे जोड़ लो, एक ग्रुप बना लो, एक कम्युनिटी क्रिएट कर लो, ताकि आपके जैसे ही नया स्टॉक आए आप उसमें डाल दें न्यू स्टॉक अपडेटेड, और आपने फोटोज डाल दिए शूज के या जो भी चीज में आप काम करते हैं प्राइस के साथ में। और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है इंडिया में, कोशिश करो आप विद प्राइस डालो। आप इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हो, विद प्राइस डालो, कस्टमर को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, वो सीधा ऑर्डर करे और वो उतना प्राइस आपको गूगल पे करें, पेटीएम करें, आपके अकाउंट में डाले और आप उसको कोरियर करवा दो। सिंपल रखो। आपने प्राइस नहीं डाला, कस्टमर आपसे प्राइस पूछता रहेगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होने वाला है कि आप हर एक कस्टमर को एंटरटेन करते रहें 1-1 घंटा, आधे घंटे। तो शॉर्ट कम्युनिकेशन रखने के लिए आप विद प्राइस डालो, वीडियोस भी, फोटोज भी, अपने व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी आपने बनाई है उसमें भी, ताकि कस्टमर सीधा फोटो भेजा आपने, कस्टमर ने आपको कि भैया ये चाहिए, आपने भैया साइजेस भेजे, कस्टमर ने साइज पसंद करा और आपने सीधा कोरियर करवा दिया और पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया। सिंपल। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग कपड़े के बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होने के बाद उनको लगता है कि मैं सारी कैटेगरीज में काम करूंगा, मेंस वेयर भी रखूंगा, वुमेन्स वेयर भी रखूंगा, किड्स वेयर भी रखूंगा, मेंस एसेसरीज में भी काम करूंगा। तो यहां पर ना ये गलती कभी मत करना। एक तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, और दूसरा यहां पर आप पजल हो जाओगे अगर आपको नॉलेज नहीं है। सो आपको वुमेन वेयर की नॉलेज नहीं है, ट्रेंड की नॉलेज नहीं है, और आपने सारी कैटेगरीज रख ली, तो आप परेशान होगे, पजल हो जाओगे। एक ही दुकान में सारी कैटेगरीज रखने का फायदा भी नहीं होता। आपने बड़े बड़े शोरूम्स में भी देखा होगा, वो फ्लोर्स पे काम करते हैं। उनका ग्राउंड फ्लोर में मेंस वेयर हो गया, फर्स्ट फ्लोर में उनका वुमेन्स वेयर हो गया, और थर्ड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में उनका किड्स वेयर हो गया। सो तीनों फ्लोर्स में अलग अलग है, मतलब कस्टमर को कोई कंफ्यूजन नहीं। कस्टमर ने एंटर करा, ग्राउंड फ्लोर पर उसको मेंस वेयर मिल गया या वुमेन्स वेयर मिल गया, और मैक्सिमम लोग नीचे वुमेन्स वेयर ही रखते हैं, क्योंकि लेडीज सबसे ज्यादा शॉपिंग करती हैं, और वो शॉप के अंदर आएंगी तो वो अपना स्टॉक पसंद कर लेंगे, उनको ईजी रहेगा, और उसके ऊपर फिर मेंस वेयर और सबसे ऊपर फिर किड्स वेयर। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप एक कैटेगरी में काम करो, बहुत ज्यादा करने के चक्कर में, बहुत अच्छा करने के चक्कर में, बहुत बड़ा करने के चक्कर में आप पैसे बर्बाद मत कर लेना। इसके अलावा दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरे फ्रेंड ने मॉल के पास में अपने कपड़े की दुकान खोल ली। अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखो ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कोई मॉल के पास पहुंच गया, सामने उसके मॉल है, तो वो छोटी सी दुकान में नहीं जाएगा। एक सिंगल दुकान में वो सोचेगा कि यहां पर मेरे को बहुत वैरायटी नहीं मिलेगी, मॉल में चलते हैं सारी वैरायटी मिल जाएगी। सो इसलिए उसके मॉल के पास की दुकान चलने में बहुत दिक्कत आई, बहुत ऑफर चलाए, बहुत डिस्काउंट चलाए, फिर भी नहीं चल पाई। सो इसलिए अगर आप बड़े लेवल पे ही करना चाहते हो तो मॉल के पास मत खोलो, फिर आप मॉल के अंदर ही दुकान ले लो, बड़ा अगर आप गेम खेलना चाहते हो। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर मॉल से दूर खोलो, अपना एक अलग मार्केट बनाओ। हाँ, आपके एरिया में जो कपड़े की दुकानों का मार्केट है वहां खोल सकते हो, उस कंपटीशन को आप बीट कर लोगे। बट अगर आप मॉल के पास में खोलते तो आपको परेशानी होगी। इसीलिए दोस्तों उसने भी मॉल के पास में दुकान चलाई, 6 महीने परेशान हुआ, 3-4 महीने, और उसके बाद लास्टली उसने अपनी दुकान को शिफ्ट किया और अब वो ठीक ठाक बिजनेस कर पा रहा है। सो उससे मैंने पूछा कि क्या दिक्कतें आ रही थी, बोला यही दिक्कत आ रही थी कि भाई लोगों को लगता है कि मॉल में ज्यादा डिस्काउंट है, मॉल में ज्यादा कैटेगरी है, जबकि मैं बहुत अच्छी कैटेगरीज में काम कर रहा हूं, अच्छा डिस्काउंट दे रहा हूं, फिर भी लोग नहीं आते, क्योंकि टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है। सो ये रियलिटी है। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपको जब तक नहीं होगी तब तक आप बिजनेस में सक्सीड नहीं हो सकते। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। बहुत अच्छा बिजनेस है, कपड़े के बिजनेस की जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, बट मैं यहां पर यही कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा ज्ञान तो नहीं मिला है, सर्व ज्ञान आपको एक 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो से नहीं मिल सकता।
खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद मार्केट में घूमना पड़ेगा, 6 दिन 7 दिन आपको रहना पड़ेगा होलसेल मार्केट में, बहुत सारे सप्लायर से मिलना पड़ेगा। मैं आपको ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मेरी वीडियो चल जाए और आपके पैसे बर्बाद हो जाएं। आप रिसर्च करो, मेहनत करो, फिर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो ये काम आपको करना है, आपको होलसेल मार्केट घूमना है, रिसर्च करनी है और उसके बाद इस धंधे में उतरना है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।